नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए आप, मीटर ब्रिज। मीटर यूनिट। ये ड्रॉ करना है। हाँ, ये बाद में ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, मैं फिलहाल समझा देता हूँ इसमें क्या क्या है। ठीक है, हम्म। ये देखिए, ये है मेटालिक कॉपर स्ट्रिप्स। क्या है ये? मेटालिक कॉपर स्ट्रिप्स। हाँ, कॉपर है तो मेटालिक ही हो गया, बोलने का जरूरत नहीं है। तो ये कॉपर स्ट्रिप्स हो गया, ये वाला और ये वाला जो ब्लू कलर में ऐसे दिखाया हुआ है, ये तीनों क्या है? कॉपर स्ट्रिप। हाँ, so these are copper strips। अच्छा, ये यहाँ पे ऐसा बोल्ट, नट बोल्ट लगा है वो टाइट करने के लिए वायर्स को। ठीक है, हम्म। और ये दोनों मेटालिक स्ट्रिप्स के बीच में ये एक वायर लगा है, जो जिसका लेंथ है 1 मीटर। क्या है ये? 1 मीटर। हम्म। अज्यूम कर लेना 1 मीटर ही होगा। नहीं नहीं, ये लेंथ 1 मीटर का ही लेते हैं। ओके। इसके नीचे स्केल लगा होता है। हम्म। स्केल जो है वो बताता है सब कुछ, रीडिंग वीडिंग। ये बिल्कुल 1 मीटर का ही होना चाहिए। एज्यूम नहीं कर रहे हैं, नाम ही है मीटर ब्रिज। मीटर का मतलब 1 मीटर। हम्म। सो ये जो वायर है उसकी लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर, ये भी वायर की लेंथ एग्जैक्टली 1 मीटर ही होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? ए बी इज यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये जो बीच में वायर है उसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर ही है। अच्छा, अभी क्या है, ये दोनों कॉपर स्ट्रिप्स के बीच में ऐसे बैटरी लगा दिया। ये क्या है? बैटरी। बैटरी लगा दिया। और ये रियोस्टेट क्या होता है? रेसिस्टेंस लग रहा है। हाँ, रेसिस्टेंस ही है। पर इसमें नहीं। ये जो इसका जो ये जॉकी बोलते हैं, तो ये जॉकी जो है ये स्लाइडेबल होता है। स्लाइडेबल होता है तो आप इसको स्लाइड करके यहाँ पे ला सकते हो, यहाँ पे ला सकते हो, यहाँ पे ला सकते हो। तो उससे आप क्या देखो। हाँ, उससे क्या होगा? अच्छा, उससे क्या होगा? जैसे देखिए, करंट अगर फ्लो करेगा, मान लीजिए बैटरी से ऐसे करंट फ्लो किया, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे। इतना बड़ा है। ये करंट यहाँ से इधर आ जाएगा ना। यस सर। ये जो पोर्शन है ये तो हैंगिंग हो गया, इधर तो कुछ नहीं जाएगा करंट वरंट। हम्म। तो इसका इधर वाला जो पार्ट रह गया रेसिस्टेंस का, वो तो बिना काम का हो गया। जी सर। तो अगर हम ये जॉकी को मूव करा करके यहाँ पे ले आए, मतलब अगर मैं इसको मूव करा करके और इसको अगर यहाँ पे ले आऊं, तो अभी तो इतना रेसिस्टेंस हो गया सर्किट का पार्ट, हम्म। सिर्फ इतना ही बेकार का हुआ। यस सर। दैट मीन्स इसको मूव करा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे ले जाने से सर्किट में जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। अच्छा। ओके। क्या चेंज हो जाएगा? रेसिस्टेंस। हाँ, तो रियोस्टेट को आप वेरिएबल रेसिस्टेंस भी बोल सकते हैं। आप यहाँ से सर्किट में रेसिस्टेंस की वैल्यू चेंज करते हैं, उससे क्या होता है, सर्किट में करंट का वैल्यू चेंज होता है। तो रेसिस्टेंस सर्किट का चेंज होगा तो क्या होगा, सर्किट में करंट का वैल्यू भी वैल्यू चेंज होगा। चेंज होगा। ठीक है, यस सर। आई बात समझ में? जी सर। तो अच्छा, सो ये रियोस्टेट का काम है रेसिस्टेंस कंट्रोल करना, उसके हिसाब से सर्किट में करंट कंट्रोल करना। अब यहाँ पे क्या है, करंट इधर से गया, यहाँ से करंट गया। तो अब इसके पास दो रास्ता है, एक तो ऊपर से ऐसे जाने का, दूसरा नीचे से ऐसे जाने का। हम्म। इसको पहुंचना कहाँ पे? यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ। दो रास्ता हो गया, एक ऊपर से ऐसे जाना
और एक जो है वो नीचे से ऐसे वायर के थ्रू जाना। ठीक है। यस सर। और ये एम और इसके बीच में ये लगा है गैल्वेनोमीटर। एम और इस पॉइंट के बीच में क्या लगा है? गैल्वेनोमीटर। अच्छा, गैल्वेनोमीटर लगा है। और ये है स्लाइडिंग जॉकी। क्या है ये? स्लाइडिंग चौकी। हाँ, मतलब इसको हालांकि नहीं, स्लाइड सिर्फ जॉकी बोलेंगे, स्लाइडिंग जॉकी नहीं बोलेंगे, सिर्फ जॉकी बोलेंगे, क्योंकि हम लोग इसको हीट एंड ट्रायल से उठा करके इधर उधर रखते हैं, इसे स्लाइड नहीं कराते हैं। सो ये क्या है कि आप इस पॉइंट को यहाँ से ये जॉकी को उठा करके और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे रख सकते हो वायर पे। एंड व्हाट यू जनरली डू, आप अलग अलग पॉइंट्स पे रख करके आप बाय हिट एंड ट्रायल मेथड आप एक ऐसे पॉइंट खोजने की कोशिश करते हो कि जहां पे ये जॉकी रखने से ये गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करे, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। क्या करे? जीरो डिफ्रैक्शन शो करे। जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। जीरो जीरो डिफ्रैक्शन, डिफ्लेक्शन मतलब वो जो गैल्वेनोमीटर का कांटा था, निडल था, वो बीच में रहे, जीरो डिफ्लेक्शन शो करे। सो ये जो है, मान लीजिए कि एन पॉइंट पे ऐसा हो रहा है, लाइक व्हेन द जॉकी इज एट पॉइंट एन, तो गैल्वेनोमीटर इज शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन। दैट मीन्स उस टाइम पे ये एम एन वाले ब्रांच में कोई करंट नहीं है। नहीं है। अच्छा, अब ये जो वायर है इसको आप ऐसा, ये यूनिफॉर्म वायर है, और वायर का आप रेसिस्टेंस जानते हो, होता है रो एल बाई ए। रेसिस्टेंस क्या होता है? रोयल बाई। अब यहां से लेके ए से लेके बी तक मटेरियल सेम है तो रो सेम है, हम्म। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, यस सर। तो रेसिस्टेंस क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हाँ, तो मान लीजिए ए से एन तक जो वायर का रेसिस्टेंस है उसका कुछ वैल्यू है, लेटस से कुछ भी नाम दे दो, लेटस से आर ए एन। और एन से बी तक जो वायर का रेसिस्टेंस है उसको आप कुछ नाम दे दो, लेटस से आर एन बी। ठीक है। जी सर। और आप ये सर्किट को फिर से बना दीजिए सिंपल फॉर्म में, इसको रीअरेंज करके। तो सिंपल फॉर्म में अगर आप इसको बनाएंगे तो देखिए, यहाँ पे देखिए सिंपल फॉर्म में बना रहे हैं। एक बात बताइए, ये पॉइंट ए है, ये तो कॉपर स्ट्रिप है, तो ये मेटल के सारे पॉइंट्स तो ऑलमोस्ट सेम पोटेंशियल पे ही होंगे, है ना? यस सर। ये भी पॉइंट हो गया ए, ये भी पॉइंट हो गया ए। अभी ए और एम के बीच में एक रेसिस्टेंस है। सर्किट को रीअरेंज कर देता हूं मैं, ए से एम के बीच में एक रेसिस्टेंस है, और एम से एस, एम, और यहाँ पे ये पॉइंट बी है, तो ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया, ये एम है तो ये भी एम हो गया, ये भी एम हो गया। तो एम और बी के बीच में एक रेसिस्टेंस है। यस सर। कौन सा रेसिस्टेंस है? एस। अच्छा, ये वाला आपने मीटर ब्रिज पढ़ा होगा ना वहां पे कोचिंग में। हाँ ऐसा कुछ बड़ा बड़ा अजीब सा डायग्राम बनवाया था, ऐसा ही था। हाँ, क्या था? हाँ यही डायग्राम बनवाया था जो बना हुआ है कॉपर स्ट्रिप वाला। हाँ, क्या होता था उसमें? मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पे काम करता है? वी स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज। अच्छा, ये देखिए ए से एन के बीच में जो वायर का रेसिस्टेंस है उसका कुछ नाम दे देते हैं, लेटर से आर वन एन। नाम देते हैं, आर ए एन था, आर वन बोल देते हैं। तो ए से एन तक में जो रेसिस्टेंस है उसको कुछ आर वन बोल देते हैं, और एन से बी तक जो रेसिस्टेंस है उसको कुछ आर टू बोल देते हैं। हम्म। ये पॉइंट बी है, और एम से एन के बीच में लगा है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। क्या लगा है? गैल्वेनोमीटर। और इधर जो है, इधर आपका, इधर लगा है ये बैटरी।
क्या लगा है? बैटरी। बैटरी लगा है। और ये तो अपना रियोस्टेट है। ये लगा है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा नहीं है क्या? यस सर। और आपका गैल्वेनोमीटर में बोल रहा है कि हमें एन पॉइंट खोजना है सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज नल डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन। इसको एन जहां पे मिला उसको नल पॉइंट भी बोलते हैं। जहां पे ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो एन वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं? नल पॉइंट। नल का मतलब जीरो। ठीक है। हम्म। तो नल पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर इज शोइंग जीरो डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करता है, उसको बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं ना। यस सर। और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि आर बाई एस आर पर टाइम। इज इक्वल टू आर वन बाई आर टू। यस सर। है ना? हम्म। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो देखिए हमने यही डायग्राम इधर बनाया है। इधर ये आर हो गया, ये एस हो गया, ये आर वन आर टू हो गया। ये आपका जो है वो रियोस्टेट है, ये बैटरी है, ये व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो आर बाई एस इक्वल टू होगा क्या? आर वन बाई आर टू। हम्म। हाँ, बहुत बढ़िया। और ये बताइए आर वन बाई आर टू, अभी अभी हमने देखा कि आर होता है रो एल बाई ए, सो रो एंड ए फायर यूनिफॉर्म है तो ये कांस्टेंट है। और सेम मटेरियल का है तो रो कांस्टेंट है, सो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अभी ये जो इसके नीचे क्या होता है ना, स्केल लगा होता है, स्केल लगा होता है। तो आप कहाँ पे आपने ये नल पॉइंट आपको मिला है वो स्केल पे रीडिंग दिख जाएगा। ये ए से लेके एन वाली लेंथ क्या है तो आपको स्केल पे इजिली रीडिंग वो मिल दिख जाएगा। जाएगा। तो लेट अस से ए से एन का डिस्टेंस है वो स्केल पे आपको मेजर हो गया, लेंथ है एल। और ये पूरा लेंथ था 1 मीटर। तो अगर ये एल है तो ये कितना बचा? एल वन माइनस एल। 1 - एल ना, पूरा लेंथ इज 1 मीटर। ये लेंथ है इतना एल। तो ये रिमेनिंग कितना हुआ? 1 - एल। यस सर। पूरा लेंथ अगर 1 मीटर था और ये एन एल है तो बचा कितना? 1 - एल बचा ना। हम्म। हाँ तो देखिए, तो आर वन बाई आर टू कितना हो जाएगा फिर? इसका रेसिस्टेंस आर वन है, इसका आर टू है, इसका लेंथ एल है, इसका 1 - एल है। तो आर वन बाई आर टू बोल सकते हैं कि दिस विल बी एल बाई 1 - एल। यस सर। बहुत बढ़िया। सो आर वन बाई आर टू कैन बी रिटर्न एज एल बाई 1 - एल। अभी क्या है, स्केल से अपने को एल दिख जाएगा तो एल और 1 - एल पता है। अभी देखो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होना चाहिए? आर बाई एस शुड बी इक्वल टू आर वन बाई आर टू। जी सर। लेकिन आर वन बाई आर टू कितने के इक्वल है? एल बाई 1 - एल के। हम्म। तो देयरफॉर आर बाई एस इज इक्वल टू क्या हो गया? एल बाई 1 - एल। हाँ। ठीक है। अभी ये क्या होता है ना, आर जो होता है यहाँ पे, ये होता है एक रेसिस्टेंस बॉक्स। रेसिस्टेंस बॉक्स मतलब क्या होता है कि उसमें यू कैन सेलेक्ट डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेसिस्टेंस। मतलब यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ दिस। यहाँ पे जो आर रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो आप चेंज कर सकते हो। आप रेसिस्टेंस बॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस लगा सकते हो। दैट मीन्स यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ आर। ओके। यस सर। हाँ, आप वो चेंज कर सकते हो, अलग अलग वैल्यूज लगा सकते हो। एस जो है वो है अननोन रेसिस्टेंस, जिसका रेसिस्टेंस आपको निकालना है। मीटर ब्रिज का यूज करके हम लोग अननोन रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एस। ठीक है। हम्म। अब ये देखिए, ये फॉर्मूला में आपको आर पता रहेगा कि आपने रेसिस्टेंस बॉक्स में कितना वैल्यू सिलेक्ट किया है आर का। एस नहीं पता है। स्केल से एल दिख गया है, एल पता है, 1 - एल पता है। तो ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो एस नहीं निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा सर। निकल जाएगा। ठीक है। हम्म। तो यही हो गया। तो अब एक बात बताइए, तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से एस का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है। हम्म। अब ये रेसिस्टेंस बॉक्स, अब क्या होता है ना कि देखो, इसमें निकालते समय कुछ एरर भी होगा। ठीक है।
एरर इन द सेंस कि हो सकता है ये कॉपर स्ट्रिप्स का कुछ रेसिस्टेंस हो, उसकी वजह से एरर हो सकता है। हो सकता है कि स्केल जो है वो प्रॉपरली ये नहीं हो, इसका जीरो एग्जैक्टली यहाँ पे मैच नहीं कर रहा हो, उसमें कुछ एरर हो सकता है। हो सकता है आपके रीडिंग लेने में थोड़ा एरर हो जाए। तो एरर हो सकता है रीडिंग में, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है वो एक रीडिंग ना लेकर के दो चार रीडिंग लेते हैं। क्या करते हैं? दो चार रीडिंग लेंगे। दो चार बार रीडिंग लेते हैं, फिर क्या करते हैं ना कि ये स्मॉलर की वैल्यू रेसिस्टेंस बॉक्स में चेंज कर देते हैं। क्या चेंज कर देते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स में चेंज। हाँ, स्मॉलर की वैल्यू रेसिस्टेंस बॉक्स में चेंज कर देते हैं। जैसे मान लो पहले 100 ओम का रेसिस्टेंस लिया था आर का वैल्यू, अभी 500 ले लिया। अभी एक बात बताइए, अगर आर का वैल्यू चेंज कर देंगे, एस जो है वो वही है, अननोन रेसिस्टेंस वही है, तो क्या एल चेंज नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा सर। हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि अगर ये रेसिस्टेंस बॉक्स में आर की वैल्यू चेंज करेंगे तो नल पॉइंट चेंज हो जाएगा। हम्म। कहाँ नल पॉइंट मिलेगा? वो चेंज हो जाएगा। तो नल पॉइंट चेंज हो जाएगा तो नया वाला नल पॉइंट अभी आपको ढूंढना होगा फिर से। जॉकी को उठा उठा के अलग अलग पॉइंट्स पे रखेंगे और वो देखेंगे कि कहाँ पे जॉकी जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो, गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आर का वैल्यू चेंज करेंगे तो हम लोग फिर नया वाला नल पॉइंट जो है वो कैलकुलेट निकालेंगे। फिर नया वाला नल पॉइंट निकाल करके फिर दो चार रीडिंग्स लेंगे। या फिर मान लो एक ही रीडिंग लिया, मान लो आर एक ही रीडिंग लिया, लेकिन आर का वैल्यू एक बार यहाँ पे 100 रखा, एक बार 500 रखा, आर का वैल्यू हमने तीन चार बार चेंज किया तो तीन चार और नल पॉइंट चेंज हुआ, मतलब तीन चार रीडिंग्स हमने लिए। उसके बाद क्या करते हैं कि ये आर और एस को इंटरचेंज कर देते हैं। मतलब एस को इधर लेते आए और आर को इधर लेते आए। क्या करते हैं? एक्सचेंज कर दिया आरआरएस। आर और एस को इंटरचेंज कर देते हैं, तो उससे भी नल पॉइंट चेंज हो जाएगा ना। यस सर। तो ऐसा तो फिर से नल पॉइंट खोजते हैं, फिर से रीडिंग्स लेते हैं, फिर से इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? इंटरचेंज करने से क्या फायदा मिलता है? सिर्फ वो फ्रैक्शन अलग हो जाएगा ना, तो वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। इंटरचेंज करने से ये मदद मिलता है कि मान लो ये वाला जो कॉपर स्ट्रिप है और ये वाला जो कॉपर स्ट्रिप है, दोनों का कुछ रेसिस्टेंस रहता होगा। वैसे तो हम लोग ये दोनों स्ट्रिप्स आइडेंटिकल रखते हैं, लेकिन आइडेंटिकल रखते हैं, लेकिन मान लीजिए कि किसी एक साइड का रेसिस्टेंस कॉपर स्ट्रिप का ज्यादा ज्यादा हो कंपेयर टू दूसरे साइड। तो क्या होगा कि जैसे आपने अगर लेफ्ट साइड पे आर लगाया था, तो आपका रीडिंग उसकी वजह से, मान लो लेफ्ट साइड का कॉपर स्ट्रिप का रेसिस्टेंस कुछ ज्यादा है, तो अगर आपने लेफ्ट साइड पे आर लगाया था, लेट अस से उससे आपका जो है वो वैल्यू कुछ ज्यादा आ रहा था, जो एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा आ रहा था या कम आ रहा था, वॉट एवर। अभी जब इंटरचेंज कर देंगे तो क्या होगा कि आर को जो बेनिफिट मिल रहा था, अभी वो उस साइड में चला जाएगा, अब वो बेनिफिट एस को मिलेगा। तो जो एरर हो रहा था, जो एक तरफा एरर हो रहा था एक साइड का ज्यादा बड़ा रेसिस्टेंस होने से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो एडवांटेज अगर पहले आर को मिल रहा था तो नेक्स्ट इंटरचेंज कर देने से वो एडवांटेज फिर एस को भी मिलेगा ना। हम्म। तो क्या होगा कि उससे हमें हमें जो वन साइडेड एरर कुछ हो रहा था वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए आर और एस का पोजीशन इंटरचेंज कर देते हैं और फिर से जो है वो दो चार रीडिंग्स लेते हैं आर का वैल्यू चेंज कर करके। तो इस तरीके से मान लो कि हम लोग सात आठ रीडिंग लिए और उसके बाद सबका एवरेज निकाल लिए। तो सात आठ रीडिंग लिए, सब में इसका वैल्यू थोड़ा बहुत कुछ अलग अलग आया, सबका एवरेज ले लिए, तो उससे जो है वो हमारा एरर क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। आई बात समझ में? जी सर। अच्छा, ये यहाँ पे ये क्या लगा हुआ है, ये शंट लिखा हुआ है और ये ऐसा वायर, ये क्या है? सर ये पैरेलल में लगाते हैं रेसिस्टेंस जैसा। क्यों लगाते हैं ऐसा पैरेलल में? वो तो पता नहीं। क्योंकि देखो, आप खोज रहे हो नल पॉइंट। नल पॉइंट मतलब जिस टाइम पे गैल्वेनोमीटर से जीरो करंट फ्लो करे, लेकिन आप तो हीट एंड ट्रायल से वो नल पॉइंट फाइंड कर रहे हो ना, आपको तो मालूम नहीं है। तो आप अगर जॉकी को कहीं आपने ऐसे जगह पे रखा जिस केस में कि गैल्वेनोमीटर से बहुत ज्यादा करंट फ्लो हो, तो आपका गैल्वेनोमीटर तो डैमेज हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं हो, इसके लिए क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे शंट में एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं। जैसे एमीटर में क्या होता था, एक शंट में हम लोग पैरेलल में एक स्मॉल वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस लगा देते थे।
तो उससे क्या हम्म होता था कि अगर कोई एक्सेस, कोई ज्यादा करंट अगर इधर से आ रहा है, तो वो ये वाले स्मॉलर जो छोटा रेजिस्टेंस है उससे पार होकर के इधर चला है, गैल्वेनोमीटर डैमेज नहीं हो। हम्म। इसीलिए ये ऐसे शंट लगाते हैं, जैसे एमीटर में लगाया जाता है स्मॉल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वैसे ही। ठीक है, यस सर। आई बात समझ में? जी सर। अच्छा, तो इसका नाम जो है वो मीटर ब्रिज क्यों पड़ा? क्योंकि उसमें 1 मीटर की वायर लगाते हैं। 1 मीटर की वायर लगाते हैं, अच्छा। रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट? हम्म। डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर सेलेक्ट करेंगे तो नल पॉइंट अलग अलग जगहों पे मिलेगा, राइट? यस सर। नल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? हिट एंड ट्रायल मेथड से। अननोन रेजिस्टेंस कौन सा है? एस। ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज वाले प्रिंसिपल पे। ठीक है। हम्म। ये वायर कैसा रखते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म, बिकॉज अगर यूनिफॉर्म नहीं रहेंगे तो आर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर चेंज होगा तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नहीं रहेगा फिर। अच्छा, ये जो वायर लेते हैं वो लेते हैं मैग्नेनिन और कांस्टेंटिन का। आई थिंक ये स्पेलिंग थोड़ा गलत है, MAGNANIN होगा शायद, देख लेते हैं। तो ये जो वायर है वो लेते हैं मैग्नेनिन और कांस्टेंटिन का। ये वायर की प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए? वायर की प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए ना कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई होना चाहिए। पता है क्यों? हाँ, 1 मिनट, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, बताया था सर ने। क्यों? जैसे अब कोई कोई जैसे लैब में जो है ना, बच्चा है, वो उसको जॉकी को उठा के इधर उधर रख के नल पॉइंट ढूंढना है तो कभी कभी वो स्लाइड भी कर देता है। क्या कर देता है? क्या निकल जाता है? कभी कभी ये जॉकी को स्लाइड कर देता है इस पे, वायर पे कोई। ठीक है। तो अच्छा। स्लाइड कर देने से क्या होता है? स्पार्क होता है। स्पार्क होता है, उससे क्या होता है कि मेटल बहुत गर्म हो जाता है। तो गर्म हो हम्म। जाता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट वगैरह ज्यादा रहेगा, तभी तो वो ये नहीं करेगा, मेल्ट नहीं करेगा। मेल्ट नहीं भी किया तो अब क्या होगा कि स्पार्क होने से इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहीं कहीं पे चेंज हो जाएगा। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा तब तो फिर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नहीं रहेगा, तो आपका जो मेन प्रिंसिपल है बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का, वही फेल हो जाएगा। ठीक है। बोल रहे हैं मीटर ब्रिज क्लियर हो गया? हाँ। तो आसान ही है ना? हाँ सर, टेस्ट में जो क्वेश्चन आया था वो भी सॉल्व हो गया। हाँ, मीटर ब्रिज आसानी होता है। तो अब जो मेन चीज एक बच गया वो बच गया पोटेंशियोमीटर।